हेलो नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको पहले IFB क्वेश्चन आपको क्लास 10th के साइंस के बताए थे। अब मैं वापस से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिनके बारे में आपको पढ़ना भी है और इनको अपनी फेयर कॉपी में लिख भी लेना है और निशान भी लगा लेना है, जिन जिन क्वेश्चन को अपने सोल्व करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने कौन से रहेंगे, मैं आपको क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ यहाँ पे, और साथ में उनके आंसर भी आपको बताऊँगा। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे बार बार इन चीज़ों का जिक्र करता हूँ, इग्नोर नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने आता है, एक नंबर वाले बता रहा हूँ मैं अभी आपको। एक नंबर वाले क्वेश्चन से यदि मैं आपको बताता हूँ तो पहला वाला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है किलोवाट घंटा इसका मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। अब इसका आंसर क्या रहेगा? किलोवाट घंटा जो मात्रक है, इसका आंसर रहेगा ऊर्जा का। किसका मात्रा रहेगा? ये ऊर्जा का। एक क्वेश्चन आपका और है, दर्पण का सूत्र। किसका सूत्र? दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या है? अपने दर्पण का सूत्र यहाँ पे बताना है। तो आपका जो दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये आपका दर्पण का महत्वपूर्ण सूत्र होता है। क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम बताइए। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में, कौन सी ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा, आप बताइए। तो इसका जो आंसर रहेगा विद्युत मोटर। कौन सी मोटर? विद्युत। आप सभी के घरों में जो मोटर रहती है, जिससे अपन पानी वगैरह भरते हैं, उसी मोटर हो जो लाइट से चलती है, वो क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलती है? वो यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में मतलब वो यंत्र के रूप में बदल देती है, यानी यंत्र उससे, अब जो यंत्र रहता है वो यंत्र क्या होता है? यंत्र, हमारी जो मोटर होती है उसे हम यंत्र कहते हैं। ठीक है ना। अब आपका थर्ड, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन भी IFB क्वेश्चन है। परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस विद्युत धारा का मापन किस यंत्र द्वारा
किस यंत्र से किया जाता। तो जो परिपथ होती है इसमें जो विद्युत धारा होती है, जैसे कुछ डोरी वगैरह हो गई, आप इसमें जो लाइट चेक करते हो तो ये इससे नापने का जो कार्य होता है उसे अपन किस यंत्र के द्वारा उसको नापते हैं। तो इसका जो आंसर है उसे अपन क्या कहते हैं, अमीटर। इसके द्वारा मीटर के द्वारा किसको द्वारा नापते हैं, अमीटर के द्वारा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपका, विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त युक्ति का नाम बताइए। जो विद्युत धारा जो होती है अपन इसकी सुरक्षा के लिए एक परिपथ का यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूज तार। क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त युक्ति का नाम है फ्यूज तार। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आप इन क्वेश्चनों को याद करते रहिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन है आपका, सूत्र युग्मन किसे कहते हैं। क्वेश्चन है सूत्र युग्मन किसे कहते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, सूत्र युग्मन किसे कहते हैं। अब इसका आंसर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये आपको ढूंढना है। आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ एक बार। इसका आंसर है दो तंत्रिकाओं के बीच मिलने। देखिए इसका आंसर, ये सूत्र युग्मन किसे कहते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका पहले भी आ चुका है, और जो क्वेश्चन को मैं आपको वापस रिपीट करवा रहा हूँ कि सूत्र युग्मन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है दो तंत्रिकाओं के बीच मिलने का स्थान सूत्र युग्मन कहलाता है। जैसे कि दो तंत्रिकाएं रहती हैं, उनके बीच के जो मिलने का स्थान होता है उसे हम सूत्र युग्मन कहते हैं। उसे साइनोप्सिस भी कहते हैं। शरीर में संवेदनाओं का संचरण सूत्र युग्मन द्वारा ही होता है। सबसे पहले महाभाग से संवेदना तंत्रिका के डेंड्राइट द्वारा ग्रहण की जाती है तथा एक्सोन द्वारा विद्युत आवेग के रूप में संचरित की जाती है। सूत्र युग्मन के द्वारा ये दूसरे तंत्रिका कोशिका में और अंत में ये मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। ठीक है ना। यही आपका सूत्र युग्मन होता है। क्या होता है, दो तंत्रिकाओं के बीच मिलने का स्थान सूत्र युग्मन कहलाता है। शरीर में संवेदनाओं का संचरण, अपन जो अपने अंदर संवेदनाएं होती है इनका जो संचरण होता है इसे ही सूत्र युग्मन, ये क्या होता है, सूत्र युग्मन द्वारा ही होता है। जो सबसे पहला वाला भाग होता है संवेदना तंत्रिका, जो पहला वाला भाग है संवेदना तंत्रिका के डेंड्राइट द्वारा ग्रहण की जाती है। किसके द्वारा, संवेदना तंत्रिका के डेंड्राइट द्वारा ग्रहण की जाती है तथा दूसरा वाला भाग एक्सोन द्वारा, तो दूसरा वाला सिस्टम जो रहता है वो एक्सोन द्वारा ग्रहण की जाती है। ठीक है ना। पहला हो जाएगा आपका डेंड्राइट और दूसरा हो जाएगा एक्सोन। और सूत्र युग्मन के द्वारा ये एक दूसरे को तंत्रिका में और अंत में ये मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। बाद में क्या होता है, ये मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, ये हो जाता है आपका सूत्र युग्मन।
अब क्वेश्चन आपके सामने रिपीट होकर आ जाता है। एक क्वेश्चन शायद पहले आ गया हो। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण सही समझाइए। क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित। अब ध्यान दीजिएगा, संयोजन जो अभिक्रिया होती है इसको उदाहरण सहित हमें समझाना है, ठीक है ना। अब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको बताना संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। हेडिंग डाली है मैंने, संयोजन अभिक्रिया। अब कौन सी अभिक्रिया? वे रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी? वे रासायनिक, वे रासायनिक अभिक्रिया क्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कितने? दो या दो से अधिक। कौन सी अभिक्रिया? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक ये तत्व, ये दो या दो से अधिक, या तो आप अभिकारक या तत्व मान, दो या दो से अधिक तत्व क्या करते हैं? आपस में मिल जाते हैं। तत्व मिलकर ये संयुक्त होकर, या तो आपस में मिल जाते हैं, संयुक्त होना और मिलना, मिलकर या संयुक्त होकर एक उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है ये? एक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, एक उत्पाद बनाते हैं। तो कोई संयोजन, इनके को नाम से ही मिल रहा है कि संयोजन मतलब, संयोजन का मतलब संयोग करके दो तत्व आपस में संयोग करके एक तत्व का निर्माण करते हैं और एक एकल उत्पाद बनाते हैं। इसे संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि आप मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए NH3 को अपन ने मिलाया HCl से, ठीक है ना। ये दो हो गए अलग अलग, दिख गए आपको दो अलग अलग। अब यहाँ पे बन क्या रहा है आपका N मेसा का मेसा, H कितने हैं? 3 यहाँ पे, एक यहाँ, तो N कितने हो गए आपके? 4। कितने हो गए? 4। बचा क्या आपका? Cl। तो ये NaCl, देखो एक ये तत्व होगा और एक तत्व ये होगा, दोनों ने मिलकर आपका ये वाला तत्व बनाया है, ठीक है ना। तो बस यही आपका क्या होता है? संयोजन। एग्जाम्पल के लिए आपका वियोजन हो जाता है। इसी तरह क्या हो जाता है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? इसकी विदाउट हो जाती है। वियोजन अभिक्रिया में क्या, इसमें क्या कह रहे हैं? वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक संयुक्त एक उत्पाद बनाते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन इसमें क्या रहता है? एक तत्व क्या होता है? एक तत्व टूटकर, क्या कर, टूटकर दो नए तत्व या दो नए तत्व या एक से अधिक, किससे? या अधिक, दो नए तत्व या अधिक उत्पाद बनाता है, तो भी जो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि आप मान लो आपका NH4Cl है, इसने मिलके
क्या क्या बना दिया आपका NH3 बना दिया और HCl ये बना दिया। ये इसका एग्जाम्पल है, आप दोनों के एग्जाम्पल एक रख सकते हो। बस इसमें क्या रहेगा, ये वाला आपका इधर से जाएगा तो ये वाला बना देगा, और ये इधर से जाएगा तो ये बना देगा, ठीक है ना। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा आपको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, बार बार पेपर में पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बहुत IMP भी है, पूछा भी बहुत बार जाता है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन में, कभी जोड़े में कभी खालिज काल में, लेकिन बच्चे क्या इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, ठीक है ना। अब आपका संयोजन हो गया, मैंने साथ लगे ये आपका वियोजन भी बता दिया, क्योंकि वियोजन भी एक IMP क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, अब ये वीडियो बनाने में टाइम लगता है, वक्त भी ज़ाहिर होता है। ये कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती, लेकिन अब मैं फ्री में इन चीज़ों को बता रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और कमेंट में बताइएगा वीडियो देख के आपको कैसा लगा। एक भी बच्चा बिगड़ लाइक किए हुए नहीं जाएगा, क्योंकि इससे क्या मैं थोड़ा मोटिवेट होता हूँ, और मेरा मन भी करता है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे IMP क्वेश्चनों की वीडियो बना के इसी तरह डालता रहूँ। यदि आप हर बार ऐसे इग्नोर कर दोगे तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि आपको इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो कुछ करने के लिए हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है, अब आप हमारी हिम्मत तोड़ दोगे तो फिर हम भी आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसका कोई आपसे चार्ज नहीं ले रहे हैं आपसे, बस आपसे यही है। क्या रहता है, कंडीशन क्या रहती है क्वेश्चन में, कि स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसका आंसर मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिए कंडीशन क्या होती है, मैं 2021 और 23 में पूछा भी गया था, फिर वापस इसके आने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता, ये आपका स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो वायु में उपस्थित अपन जो वायु जो रहती है, हवा चलती है, तो हवा में क्या रहते हैं, हमेशा छोटे 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 कण रहते हैं, तो हम लोगों को दिखाई नहीं देते। जैसे धूल वगैरह के जो कण होते हैं, यदि आप उनको बहुत ही बारीकी से देखा जाए, यदि आप किसी सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, तो वो कण आपको दिखाई दे देंगे। और आपने कभी टेंडेंट प्रभाव देखा होगा। टेंडेंट प्रभाव क्या होता है, जैसे आपके घर वगैरह जो पहले कबीलों वाले जो घर होते थे, उन घरों में क्या ऊपर से जो प्रकाश की किरण आती थी, प्रकाश की किरण ऊपर निकल के आती थी, तो वो एक आपको प्रकाश के उजाले की तरह दिखती थी। आप कभी भी घर में देखिएगा, उस उजाले में आपको कुछ उड़ते हुए बारीक 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 छोटे छोटे धूल के कण दिखाई देंगे, ठीक है ना। वही जो ये घटना है टेंडेंट प्रभाव कहलाती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी मैंने बता दिया है। लेकिन क्या होता है, वायु में उपस्थित वायु के छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो बैंगनी नीले प्रकाश की तीव्रता से प्रकीर्णन कर दे। ये क्या करता है, जो ये कण होते हैं, ये प्रकाश की तीव्रता से क्या होते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं। मतलब जो ये होता है, प्रकाश के साथ मिलकर प्रकीर्णित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये प्रकीर्णित हो जाते हैं। और नीला प्रकाश जब हमारे नेत्रों पे पड़ता है, क्या करता है, जो कण जो होते हैं, इनसे जो प्रकाश होता है टकरा के हमारी आंखों पे पड़ता है। मतलब टकरा के का तात्पर्य है कि प्रकीर्णित होकर हमारी आंखों पे पड़ता है। और जब ये हमारी आंखों पे पड़ता है, ठीक है ना,
नेत्रों पर पड़ता है तो आकाश की ओर आता प्रतीत होता है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साइड आकाश की ओर जा रहा है, या फिर वहाँ पे नेत्रों पे पड़ता है तो वे आकाश की ओर आता प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे आकाश की तरफ आ रहा है, इसलिए हमें ये प्रकाश नीला, जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, आप इसे शुद्ध भाषा में कह सकते हैं। वो जब वायु में क्या रहते हैं, छोटे छोटे धूल के जो कण होते हैं, ये कण बैंगनी रंग के होते हैं, कि बैंगनी रंग जैसे होते हैं, बैंगनी रंग के प्रकीर्णन के कारण, जिसके कारण प्रकीर्णन के कारण ये प्रकीर्णित हो जाते हैं, और हमारी आंखों पर ये प्रकाश जो होता है इन किरणों से टकराकर हमारी आंखों पर आता है, और हमारी आंखों पर जब आता है तो इससे क्या, हमें आकाश नीला दिखाई देता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आकाश नीला है। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे आ ही गए तो एक क्वेश्चन इस पार्ट में एक और है, वो भी मैं बता ही देता हूँ आपको। क्वेश्चन दोनों ही हैं, आपको क्लियर ही कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन है आपके दो। पहला क्वेश्चन है आपका, भैया निशान लगा लीजिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है। एक बुक बना लो भले ही, या फिर आप नोटबुक बना लो, इसमें लिख लीजिएगा। बार बार नहीं बताऊंगा, और वीडियो में भी जब आप पेपर की तैयारी करोगे तो आप इनको ढूंढ नहीं पाओगे। क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। देखो सिंपल सी चीज़ है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट का मतलब जब निकट की वस्तु तो अच्छी दिखाई देती है, साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, वो होता है निकट दृष्टि दोष। लेकिन दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जब दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, ये होता है दूर दृष्टि दोष। लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं निकट दृष्टि दोष की। तो निकट दृष्टि दोष ये है, जब निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती किंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। एक नंबर में ये पूछा जाता है, इस निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता। तो ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन से लेंस का, अवतल लेंस का। जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अभी क्या होता है, ये क्यों होता है, इसलिए होता है, ये दोनों ही आपको डायग्राम बना के यहाँ पे कंप्लीट कर दिए गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूर दृष्टि दोष। तो वापस मैंने अभी 2 मिनट पहले ही समझाया आपको कि जब दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। अभी क्या होगा, अब आपके सामने क्वेश्चन है, मैं इनको दोनों को ही आपको डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है ना, ये दोनों ही डायग्राम आपके सामने हैं। ये है आपके दूर दृष्टि दोष के लिए, और जो इससे पहले बताया था वो था आपका निकट दृष्टि दोष के लिए। ठीक है ना। दोनों ही क्वेश्चन आइए भी, ये लिख लीजिएगा, चाहे फिर कॉपी में रख कर लीजिएगा। अब आपकी मर्जी, आप करते हो नहीं करते हो। देखिए अपन यहाँ पे आईएमपी क्वेश्चन पढ़ने आए हैं, तो अपनी एक क्वेश्चन और सामने है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग बताइए। तो अब दोनों ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पहला है उत्तल लेंस का उपयोग। तो पहला क्या रहता है, उत्तल लेंस का उपयोग अभी अपन ने बताया था कि उत्तल लेंस का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो अपन दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, एक आंसर तो ये हो जाएगा। दूसरा देखिए, सूक्ष्मदर्शी, दूरदृष्टि, फोटोग्राफिक कैमरा आदि में इसका उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष तथा जरा दृष्टि दोष के निवारण के हेतु चश्मों में भी इसका उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, आपको स्पष्ट दिख रहा है। और घड़ी के जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं उनको देखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, रीडिंग लेंस के रूप में भी। और हस्तरेखा, यानी आपने कहीं देखा होगा, अपने यहाँ पे कोई रेखा पढ़ने वाले जो व्यक्ति आते हैं, ठीक है ना, वो लोग भी ऐसे हस्तरेखा को अपने उन एक दूरबीन जो होता है तो देखने के अक्षर देखने का सूक्ष्मदर्शी जैसा होता है, जिसमें छोटी चीज़ें बड़ी दिखाई दे, उसको पढ़ने के लिए जो आते हैं वो भी इसी का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का।
ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस का उपयोग गैलीलियो दूरदर्शी में, पहला कौन से दूरदर्शी में, कभी कभी 1 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ही आईएमपी है ये। क्या पूछा जाता है कि गैलीलियो दूरदर्शी में कौन से लेंस का उपयोग करते हैं। अब आपको क्या, आप रट लेते हो, खूब रट लेते हो, अच्छी तरह क्वेश्चन को समझ लेते हो, लेकिन कभी ध्यान ये नहीं धरते कि भैया गैलीलियो जो दूरदर्शी है इसमें किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ये कौन से, तो इसमें होता है आपका अवतल लेंस का उपयोग। और निकट दृष्टि दोष एवं जरा दृष्टि दोष निवारण के लिए भी अपन अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष में किया जाता है, जबकि उत्तल लेंस का दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि, उत्तल का दोनों का जरा में तो यही किया जाता है, इसका भी जरा दृष्टि में किया जाता है, लेकिन इसका भी जरा में किया जाता है, ध्यान दीजिए, लेकिन इसका दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए और इसका निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए, इन दोनों का ही उपयोग हम करते हैं। और बेलनाकार जो लेंस होता है, बेलनाकार जो लेंस होता है, इसकी दृष्टि वैषम्य के निवारण हेतु चश्मों में, कौन से, दृष्टि वैषम्य, ठीक है ना, बिल्कुल ही अपनी आंखें खराब हो जाती, उस टाइम इसके निवारण के लिए हम चश्मों इसमें उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं दृष्टि वैषम्य निवारण हेतु इसमें चश्मों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण के विक्षेपण को चित्र द्वारा समझाइए एवं इसे पर्दे पर विभिन्न वाली रंगों किरणों की स्थिति में प्रदर्शित कीजिए। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आपको जानना है, तो ध्यान दीजिएगा। वर्ण विक्षेपण उत्तर के लिए अति लघु, देखो कारण क्या है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर के लिए अति लघु उत्तरी प्रश्न मांग देखिए, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये क्या होता है। तो देखिए, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने पर, जैसे श्वेत प्रकाश होता है उसे हम प्रिज्म से गुजारते हैं, गुजरने पर जो निकलने वाली जो किरण होती है, निर्गत किरण मतलब जो इससे निकलने वाली किरण होती है, किरणों द्वारा बनाए गए 7 रंगों के समूह को, देखिए आप, ये आपका प्रिज्म है, जैसे आपने यहाँ से इसमें अंदर डाला और इसके बाद ये अलग अलग किरणों में बट गया है, और ये अलग अलग किरणें में जो ये बटा है यही आपका वर्ण क्रम कहते हैं। एक के बाद एक जो आपको एक क्रम है इसे ही हम वर्ण क्रम कहते हैं। कुछ शब्दों में इसे कई लोगों ने लोगों को इसे याद करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बनाई है, उससे अपन जो ये रंग है सभी के पहला पहला अक्षर लिखना है, जैसे बे जा नी हा पी नाला, बे से बैगनी, जामुनी, नीला, हा से हरा, पी से पीला और ना से नारंगी, लाल। इनको एक ट्रिक बनाई है ताकि आप किसी भी ट्रिक से याद कर सको, सबकी अपना अपना लॉजिक होता है याद करने का, आपको जैसा उचित लगे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये और आ रहा है आपके सामने, वो है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। जितने भी बच्चे हैं अपनी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो मानव नेत्र का नामांकित चित्र नहीं बना पाए, और ये वर्ण विक्षेपण वाला भी आपको पूरा क्लियर करना है। इसमें पूछा है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण इसका आंसर आपको इसी पार्ट के, जैसे कि आप पता नहीं किससे पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इसका आंसर में ये भी शामिल होगा, उसके बाद ये वाला आपका आंसर पूरा होगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा हमारे चैनल को। अब क्वेश्चन, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और आता है इसी पार्ट का सामने। मेरा मकसद ये है कि मैं जब जिस पार्ट को पढ़ाता हूँ उस पार्ट में से जो आईएमपी क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को आपको समझाने का मेरा ही कर्तव्य है। क्वेश्चन है आपका, क्या कारण है कि रात को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, चंद्रमा नहीं दिखाई देता, बताइए। कोई लोग कहते हैं कि नहीं, सूरज की जो किरण होती है वो नीचे धरती के इस साइड में थोड़ी नीचे साइड चले जाती है, उससे प्रकाश पड़ता है और वो जो जाके तारों पे पड़ता है इसलिए वो टिमटिमाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए सबका अलग अलग, अब अपन समझते हैं। क्वेश्चन के पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु का घनत्व और उसका अपवर्तनांक क्या हो जाता है, क्रमशः कम होने लगता है। इसके साथ पृथ्वी पर ताप परिवर्तन के कारण वायु की कणों की गतिशीलता के कारण विभिन्न परतों का घनत्व परिवर्तित होता रहता है। अतः किसी तारे से आने वाली किरणें लगातार अपना मार्ग बदलती रहती है, जिसके कारण पृथ्वी पर परीक्षण की आंखों में प्रवेश करने वाली किरणों की संख्या भी लगातार बदलती रहती है, अतः तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अभी वही धूल के कण ये इसी वाली बात हुई, क्या रहता है ऊपर, क्या रहता है
पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर धीरे धीरे आपका घनत्व, अगर धूल के कण बढ़ जाएंगे, घनत्व बढ़ जाएगा, घनत्व के बाद आपका अपवर्तनांक बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। इसके साथ पृथ्वी पर ताप भी जो परिवर्तन होता रहेगा, कभी वायु के कण, कभी गतिशील कण, विभिन्न परतें, अलग अलग तरह के घनत्व आप में इसमें परिवर्तित होता, ठीक है। अतः किसी तारे से आने वाली किरण, जो तारा है, ठीक है, तारा क्यों रहेगा, वो चमकदार तो रहता है, लेकिन उसके जो कण आते हैं, तारा की जो रोशनी आती है, वो आने के बाद इधर उधर कणों से टकराकर परिवर्तित होती रहती है, कभी इधर कभी उधर, और अपन को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि तारा हल रहा है या टिमटिमा रहा है। और ये लगातार उनकी जो किरण संख्या जो लगातार बदलती रहती है, कभी कैसी और कभी कैसी, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, सभी को अपने फेयर कॉपी में बना लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस बात का पता आपको तब चलेगा जब आपके पेपर में नंबर आएंगे और क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तब आप कहोगे सर ने सही कहा था, काश हम उन क्वेश्चनों को पढ़ लेते, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।